मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ, वक़्त लगे तो पढ़ना कभी, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की जर्नी को। इसके पहले वाली क्लास में हमने मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बेसिक थी जिसमें हमने अधिकारों का जिक्र किया था, अधिकारों के प्रकारों का जिक्र किया था, वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम भाग 3 को कवर करेंगे जो मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। मूल अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। और स्टार्ट करेंगे, पहला जो आर्टिकल है इस चैप्टर में वह है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 मीन्स आर्टिकल 12। ये परिभाषा देता है राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द जैसे ही आपने देखा या सुना या पढ़ा तो आपके माइंड में जरूर आया होगा कि यहाँ क्या बात मध्य प्रदेश की हो रही है कि राजस्थान की हो रही है या कर्नाटक केरल तमिलनाडु की हो रही है या सेवन सिस्टर स्टेट की बात हो रही है या यूटीज की बात हो रही है। तो अगर ये दिमाग में आया तो राज्य के रूप में वो तो सही है, लेकिन अनुच्छेद 12 में जो राज्य की बात की गई है उसका मतलब यहाँ पर प्रांतों से या राज्यों से नहीं है, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज से भी नहीं है। और राजनीति शास्त्र की भाषा या जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ राज्य को ही देश कहा जाता है या देश को राज्य कहा जाता है। यहाँ उसका भी अर्थ यह नहीं है। तो अर्थ क्या है? अर्थ का सेंस यहाँ पर यह है कि ऐसे सारे संस्थान सरकारी गैर सरकारी जो नियम बनाते हैं, जिनके नियम नागरिकों पर व्यक्तियों पर लागू होते हैं, उन सब को हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो केंद्र स्तर पर जो कार्य होता है उस कार्य को करने के लिए एक संस्था होती है विधायिका, एक संस्था होती है कार्यपालिका। विधायिका का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? विधायिका का मतलब यहाँ पर संसद से है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। और कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर मंत्रिपरिषद से, मंत्रिपरिषद से है या मंत्रिमंडल से है। तो संसद या कार्यपालिका या विधायिका या कार्यपालिका को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई भी नियम बनता है, कानून बनता है सेंट्रल लेवल पर तो कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी या कार्यपालिका बनाएगी। तो हो सकता है कि विधायिका एक कानून पास कर दे, बिल डाले, अध्यादेश ला ले, और जिस अध्यादेश में ये प्रावधान कर दे कि किसी भी व्यक्ति को रात्रि 10 बजे के बाद से आवागमन की आजादी नहीं होगी, आवागमन की आजादी नहीं होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि व्यक्ति के दैनिक कार्यों के संपादन पर प्रतिबंध लग गया। और बात हो रही है कि हम नागरिकों को मूल अधिकार दे रहे हैं जिससे व्यक्ति अपना चौमुखी विकास कर सके, बौद्धिक विकास कर सके, आध्यात्मिक विकास कर सके, नैतिक विकास कर सके और भौतिक विकास कर सके। अब रात्रि 10 बजे के बाद किसी को पढ़ने जाना है या दवा लेने जाना है या किताब लेने जाना है या कोई अन्य नेसेसरी वस्तु को खरीदने जाना है या कहीं पर एक राज्य से दूसरे राज्य में
ट्रेन से सफ़र करना है, लेकिन आपने कह दिया कि आवागमन की आज़ादी नहीं होगी, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया। तो अनुच्छेद 12 ऐसे सारे ग्राउंड की बात करता है जिन ग्राउंड के आधार पर या जिन संस्थानों के आधार पर कोई नियम कानून बन सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 12 में राज्य स्तर की विधायिका कार्यपालिका को शामिल किया गया है। इसी तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया है, और जो अन्य बॉडीज हैं जैसे ओएनजीसी हो गया या कोई अन्य प्राइवेट सेक्टर की कोई संस्था है, अब ये भी नियम बनाती है, कानून बनाती है। मान लीजिए जियो कंपनी के द्वारा एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जो कॉलिंग का चार्ज होगा वो 5 रुपये पर मिनट होगा, और रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक की जो कॉलिंग की कॉल दर होगी वह मात्र 1 रुपये होगी पर मिनट। क्या हुआ, इसकी जो व्यवस्था है, जो इसका सर्कुलर है, इससे लोगों का आम जनजीवन अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि आप एक समय पर तो सुविधा दे रहे हैं और दूसरे समय पर सुविधा को काट दे रहे हैं। व्यक्ति का जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। हो सकता है कि कोई पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है वो बोल दे कि आज से पेट्रोल का रेट 200 रुपये या 2000 रुपये पर लीटर हो जाएगा। अब व्यक्ति को आवागमन के लिए व्हीकल की नीड होगी। किस तरीके से मूल अधिकार, घर में बैठकर तो नहीं सारे मूल अधिकारों की पूर्ति हो सकती, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति को आवागमन की सुविधा तो चाहिए, लेकिन आवागमन करने के लिए उसको व्हीकल की नीड होगी, वाहन की नीड होगी, और वाहन का जो फ्यूल है वो 2000 रुपये पर लीटर हो गया। व्यक्ति कहीं पर जाना चाहता है, कहीं पर जॉब करना चाहता है, या कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है जिसमें फ्यूल की नीड है, 2000 रुपये पर लीटर यदि फ्यूल मिलेगा तो क्या व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? उत्तर होगा नो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 12 के तहत ऐसे सारे संस्थानों को शामिल किया है जिन संस्थानों के नियम कानून लोगों पर लागू होते हैं। उन संस्थाओं को अनुच्छेद 12 के तहत शामिल कर दिया गया और कहा गया ये सारे राज्य होंगे, और इन राज्य में शामिल कोई भी संस्था के द्वारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा यदि कोई भेदभावकारी या मूल अधिकारों को कम करने वाला नियम कानून बनाया जाता है तो उस नियम कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और कोर्ट यदि पाता है कि जो नियम और कानून बनाया गया है वह मूल अधिकारों को कम करने वाला है, तो ऐसे मूल अधिकारों को हनन करने वाले या कम करने वाले व्यवस्थाओं को न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का तात्पर्य ऐसे सारे संस्थानों से है जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, या जिनके नियमों से कानूनों से व्यक्ति शासित होता है। व्यक्ति के ऊपर वे बाध्यकारी हैं क्योंकि उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के पास शक्ति होती है कि वह अपनी बात को मनवा सकता है। यस, आपने नियम कानून बना दिया और जो मूल अधिकारों को कम करने वाला है, तो ऐसे कानून को चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज करने के बाद न्यायपालिका यदि पाती है कि जो चैलेंज किया जा रहा है वह सही है, तो ऐसे नियम कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 12 और स्पष्ट रूप से क्लियर होगा अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 का जो प्रावधान है वह यह है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी विधि जो बनाई गई, और विधि कौन बनाएगा? अनुच्छेद 12 के तहत जो भी संस्थान शामिल है।
चाहे उसमें केंद्र स्तर की केंद्र सरकार हो या संसद हो, राज्य स्तर की विधायिका हो या मंत्रिमंडल हो या मंत्रिपरिषद हो, पंचायती राज की संस्थाएं हो, चाहे ग्रामीण स्तर की, चाहे शहरी स्तर की, प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज हो, संस्थाएं हो, अगर वो ऐसा कोई नियम कानून बना देती हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करते हो, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कि उनको कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, मतलब अमान्य होंगी। तो न केंद्र स्तर की संस्था, न राज्य स्तर की संस्था, न पंचायती राज की स्तर की संस्था या अन्य कोई प्राइवेट सेक्टर की संस्था ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के अधिकारों को कम करने वाली हो। यदि वह विधियां बनाई जाती हैं तो अनुच्छेद 13 कहता है कि वह विधि शून्य होंगी। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका मूल अधिकारों का गारंटर है। कौन चेक करेगा? इसलिए राज्य में न्यायपालिका को नहीं रखा गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 12 में यदि किसी संस्था को शामिल करना है तो वह कार्य कौन करेगी? संसद करेगी। दो इंपॉर्टेंट बात थी। अब अनुच्छेद 13 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये विधि शून्य घोषित करने के लिए विधि शून्य घोषित करने की संस्था कौन है? विधि शून्य करने की संस्था कौन है? उत्तर आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका को यह अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के जो उच्च न्यायालय है, राज्य उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 13 के तहत जो विधि शून्य घोषित करने की कैपेसिटी दी गई है, वो कैपेसिटी हमारे न्यायपालिका के पास है। तो यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन की एक टर्मिनोलॉजी सामने आती है, उसको भी समझ लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि कोई विधि बनाई गई या कोई कानून बनाया गया और उस कानून में कमियां हैं, खामियां हैं, और वे कमियां हैं जो नागरिकों के अधिकारों को कम कर रही हैं। तो न्यायपालिका उस विधि को अध्ययन करेगी या उस विधि को जांच करेगी कि क्या वास्तव में जो विधि बनाई गई है वह विधि नागरिकों के अधिकारों को कम कर रही है। तो न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन के माध्यम से उस विधि को समाप्त कर देगी। तो अनुच्छेद 13 के तहत न्याय पुनरावलोकन की शक्ति भी निकल कर आती है, और यह न्याय पुनरावलोकन की शक्ति हमारे न्यायालयों के पास है। आई थिंक आर्टिकल 13 क्लियर है कि यदि कोई भी संस्था ऐसा कोई नियम या कोई विधि बनाती है जिस विधि के द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उस नियम को, उस विधि को, उस कानून को न्यायपालिका समाप्त कर देगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और वह आर्टिकल है अनुच्छेद 14, जिसमें बात की गई है अनुच्छेद 14 प्रावधान करता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये दो टर्मिनोलॉजी का यूज करके हमारे एक आर्टिकल को पूरा किया गया है। और ये जो विधि के समक्ष समता का टर्म है, इसको हमने ग्रहण किया है या स्रोत के रूप में हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में
शामिल किया। और यह जो दूसरा शब्द है, यह टर्मिनोलॉजी है, वाक्य है विधियों का समान संरक्षण, इसको हमने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया या इंस्पिरेशन लिया। दो टर्मिनोलॉजी हैं, दो अलग अलग संविधानों से ग्रहण करते हुए अपने संविधान में इनको स्थान दिया गया। और दोनों का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों के बीच, व्यक्तियों के बीच बिना किसी भेदभाव के समानता स्थापित करना। तो पहले टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, विधि के समक्ष समता। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई कानून बनाया गया या कोई व्यवस्था बनाई गई, जिस व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को फ्री मेडिसिन या दवा मिलेगी। तो अब यह जो मेडिसिन है वह सभी को समान रूप से मिलेगी, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वह समाज के उच्च तबके से आता हो या निम्न तबके से आता हो, चाहे वह कोई महिला हो, चाहे वह कोई पुरुष हो, चाहे वह कोई थर्ड जेंडर हो, या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का होगा। इन सारे बैकग्राउंड के आधार पर विधि का दुरुपयोग नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके ऊपर विधि नहीं लागू होगी, कोई गरीब है तो उसके ऊपर लागू होगी, कोई काला है कोई गोरा है। नो, विधि बन गई, उस विधि के तहत, उस कानून के तहत, उस लॉ के तहत सभी लोग प्रभावित होंगे। जैसे मान लीजिए कोई विधि बनती है कि किसी का पैर किसी ने तोड़ दिया, और पैर तोड़ने की जो सजा है वह 1 वर्ष की है, 1 वर्ष की कारावास की सजा है। तो पैर तोड़ने की सजा सभी को समान रूप से मिलेगी, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई अंबानी साहब का ड्राइवर हो या स्वयं एक रिक्शा चालक हो। मतलब अगर आपने किसी का पैर तोड़ा, आपने तेजी से गाड़ी चलाई, किसी का पैर टूट गया, तो भाई आप चाहे अमीर हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, आपको अब 1 साल सलाखों के बीच रहना पड़ेगा। यही है विधि के समक्ष समता। ये विधि है, एक ही विधि से सभी लोग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, सभी का ट्रीटमेंट होगा, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी। अब इसमें जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझते हैं, विधियों का समान संरक्षण। अब एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि हमारे देश में राष्ट्रपति साहब भी हैं और एक आम जनता भी है, राज्यपाल साहब भी एक आम जनता भी है, संसद बंधु भी हैं और एक आम जनता भी है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मीन्स मंत्री लोग हैं और आम जनता भी है। हमारे देश में विभिन्न देशों के राजदूत मीन्स एम्बेसडर भी रहते हैं। तो राष्ट्रपति साहब के पास पूरे देश के लिए काम करने का जो उत्तरदायित्व है वो दिया गया है। हो सकता है कि राष्ट्रपति साहब काम करते समय उनसे कुछ चूक हो जाए, तो कार्य करते समय जो उनसे चूक हुई उस चूक के लिए उन्हें गुनहगार नहीं बनाया जाएगा। दूसरे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है, उसको आंख से नहीं दिखाई पड़ता, और वहीं एक सामान्य व्यक्ति है जिसको आंख से पूरा दिखाई देता है, और एक कंपटीशन का एग्जाम होता है और इस एग्जाम में दोनों लोगों से कहा जाता है कि आपके पास अधिकार है, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद पेपर होगा, पेपर में जो व्यक्ति कट ऑफ तक पहुंचेगा उसको नौकरी मिलेगी। अरे भाई, ये व्यक्ति तो देख ही नहीं पा रहा है, क्या एग्जाम में टिक मारेगा, क्या गोला काला करेगा? नहीं कर पाएगा गोला काला। तो ये तो कंपटीशन से वैसे भी बाहर है, भले उसने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो अब इस दिव्यांग व्यक्ति के साथ कुछ अलग प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए, तभी वास्तव में इस व्यक्ति को राज्य के द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है। तो इस व्यक्ति को फॉर्म भरने के बाद पेपर देने के लिए व्यक्ति बिठा दिया जाए, और उस व्यक्ति
के द्वारा बोला जाए कि इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है, इसका सही उत्तर क्या है, तब तो हो सकता है यह व्यक्ति कंपटीशन को फाइट कर पाए। अन्यथा वह कंपटीशन में बैठ तो गया, लेकिन वो ऑटोमेटिक कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएगा, बाहर है। तो हो सकता है कि स्थितियां सामान्य ना हो, तो स्थितियों को सामान्य करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया जाए या स्पेशल व्यवस्था कर दी जाए, ताकि वो भी डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो सके। तो ऐसी व्यवस्था जब हो, मीन्स ये है कि सब समान परिस्थिति हैं, तब तो समान विधि लागू की जाए या सामान्य व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन जब व्यवस्थाएं असामान्य हो, तब कुछ असामान्य व्यवहार कर दिया जाए, और उस असामान्य व्यवहार का भी मतलब यही है कि लोगों के बीच समानता स्थापित करना। तो वही असामान्य जो ट्रीटमेंट किया गया वही विधियों का समान संरक्षण कहलाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको बुखार है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पैर में मोच आ गई है। तो क्या दोनों को एक ही दवा से ठीक किया जा सकता है? उत्तर होगा एब्सोल्युटली नो। बुखार वाले को अलग दवा दी जाएगी, और पैर जिसका टूटा हुआ है, मोच आई है, उसको दूसरी दवा दी जाएगी। अब जिस व्यक्ति को बुखार है वह यह नहीं कह सकता कि हमें 1 रुपए का इलाज किया गया, इसको भी 1 रुपए का इलाज किया जाए, हमें केवल 2 टैबलेट दी गई हैं, इसे भी केवल 2 प्रकार की टैबलेट दी जाए। नहीं, परिस्थितियां अलग हैं डियर, परिस्थितियां अलग हैं तो ट्रीटमेंट भी अलग होगा। यही कह रहा है विधियों का समान संरक्षण कि स्थिति सामान्य है तो समान ट्रीटमेंट, स्थिति असामान्य है तो असामान्य ट्रीटमेंट होगा। और एक बात, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अपवादों से घिरे हुए हैं। बिना अपवाद के लगभग कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो अनुच्छेद 14 का भी कुछ अपवाद है, उन अपवादों को भी हम अध्ययन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 का अपवाद है, राष्ट्रपति साहब के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, राज्यपाल साहब को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या छूट मिली है, संसद के सदस्यों को, संसद सदस्यों को स्पेशल प्रिविलेज मिली है। इसी तरीके से जो विधायक होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हुआ है। इसी तरीके से हमारे देश में जो राजदूत रहते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। इसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, मीन्स यूएनओ, इसको भी समझते हैं। राष्ट्रपति साहब अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी कार्य करते हैं, कार्यकाल के समय भी और कार्यकाल के बाद भी, यानी कि पद पर रहते हुए और पद पर ना रहते हुए भी उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि आपने कार्य किया है इसलिए आपको या आपके ऊपर मुकदमा चालू किया जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति साहब ने अपने कार्यकाल के समय जो भी कार्य किया उस कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं माना जाएगा कि आप चलिए आपसे गलती हुई, आप कोर्ट का चक्कर लगाइए। इस तरीके से राज्यपाल साहब भी हैं। इसी तरीके से जो हमारे संसद सदस्य हैं उनको भी विशेष छूट मिली है। मान लीजिए संसद सदस्य सदन में कुछ बोलते हैं और उस जो सदन में बोली गई भाषा है उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि उन्होंने सदन में गलत भाषा का प्रयोग कर दिया, ये उनको छूट मिली है। इसी तरीके से जो विधायक हैं इनको भी सदन में क्या बोले क्या नहीं बोले, ये इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा न्यायालय में कि आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे देश में विभिन्न देश के राजदूत रहते हैं उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये छूट इसलिए दी गई है, मान लीजिए अगर ये छूट ना हो तो भारत सरकार मान लीजिए आरोप लगा दे कि पाकिस्तान के जो राजदूत रह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, पहले इनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। आप पाकिस्तान के राजदूत को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। इसी तरीके से भारतीय राजदूत को भी पाकिस्तान में छूट मिली हुई है। और अन्य जो अपवाद की श्रेणी में संस्था है वह है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं वो जो अनुच्छेद 14 है वो तो लागू है उनके ऊपर भी, लेकिन अगर मान लीजिए इनसे गलती हो गई तो इनको तुरंत न्यायालय में नहीं पेश किया जाएगा। तो ये है विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता का जो प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है।
और एक महत्वपूर्ण बात है, एक महान संविधान वेत्ता हुए, महान दार्शनिक हुए, जो संविधान या राज्य व्यवस्था के अनेक सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बात की, और उसी में उन्होंने एक सिद्धांत की बात किया, विधि के शासन की। विधि के शासन की संकल्पना दी। विधि के शासन, विधि के शासन की एक संकल्पना जो है महान विद्वान एवी डायसी साहब ने दी। और इस विधि के शासन में उन्होंने 3 पिलर्स बताए कि किसी भी देश में विधि का शासन तब माना जाएगा जब उस देश में 3 बातों का ध्यान रखा जाता हो। उसमें एक उन्होंने बात की कि इच्छाधीन शक्तियों का अभाव, शक्तियों का अभाव। दूसरा इसमें इन्होंने कहा विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और तीसरी बात उन्होंने की कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है। ये 3 बातें इन्होंने की। अब तीनों का अर्थ समझते हैं। पहली बात जो उन्होंने कही कि इच्छाधीन शक्तियों का अभाव, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ जाए तो वो कुछ भी ना करने लगे, या सत्ता में भी नहीं है कोई व्यक्ति तो वह उसकी इच्छा है तो वह तुगलकी फरमान ना जारी कर पाए। कि कोई सत्ता में आ गया, वो बोल दे आज 10 बजे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज 10 बजे से कल 10 बजे तक सभी लोग फास्ट रहेंगे, या पूरा देश आज मौन व्रत रखेगा। ऐसा नहीं है, या किसी को पकड़कर सर तन से जुदा कर दे, या किसी को पकड़ के गोली मार दे। नहीं, इच्छाधीन नहीं कि आपकी इच्छा हो गई तो आप जो चाहें वो कर ले। नो, इच्छा नहीं, बल्कि अगर कानून है तो उस कानून के तहत अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर आप नहीं, बल्कि विधि जो दंड देगी वही दंड उसको मिलेगा। मतलब अपनी इच्छा के नहीं कि बैठे बैठे मन में आया कि ना हो तो भारत के एक भाग को अलग करके एक नया देश बना दे। नहीं, आप कैसे बना देंगे? आपकी इच्छा से नहीं देश का विभाजन होगा। तो एवी डायसी ने कहा कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा विधि के समक्ष समता, मीन्स जब कानून बना तो क्या राजा, क्या प्रजा, क्या डीएम, क्या सीएम, क्या पीएम, सभी लोग विधि से ही ट्रीटमेंट किए जाएंगे। इसी तरीके से अगली बात जो उन्होंने कही कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है। मीन्स संविधान लोगों को अधिकार नहीं देता, बल्कि लोगों ने संविधान को अधिकार दिए हैं या संविधान का क्रिएशन किया है। तो ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं, विधि के समक्ष समता और इच्छाधीन शक्तियों का अभाव, ये सिद्धांत तो भारत में लागू है, लेकिन तीसरा सिद्धांत भारत में लागू नहीं है। क्योंकि मूल अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं? अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं लोगों को? संविधान से। तो एवी डायसी का जो विधि के शासन की संकल्पना थी, इसके 3 पिलर्स हैं, जिसमें से 2 पिलर भारत में लागू हैं और एक पिलर जो कहता है कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, या संविधान से व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिलते बल्कि संविधान को अधिकार व्यक्तियों से मिलता है। इस सिद्धांत को नहीं माना गया है। उम्मीद करते हैं कि आज की यह सीरीज आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट आर्टिकल को शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।